हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेनपुरा स्टडी में। और आज के क्लास में हम लोग का कुछ खास होने वाला है। और आज के क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ज्यामिति का एक इम्पोर्टेंट परिमेय थ्योरम को सिद्ध करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं समरूपता का थ्योरम, समरूपता का सिद्धांत। इसे हम आज के क्लास में सिद्ध करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं। और यह बोर्ड एग्जाम में आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम की तरह से देखा जाए तो आपका ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। और जो चीज़ आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है फार्मूला के तौर पर, जो चीज़ को अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चन में उपयोग किया है, उस थ्योरम को आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। इसे हम समरूपता का थ्योरम करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जितने भी 10th स्टैंडर्ड लेवल का थ्योरम है, एनसीईआरटी हो या कोई भी पब्लिकेशन का हो, सारे थ्योरम का लिंक, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। और ये थ्योरम आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। थ्योरम नाम से प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। थेल्स थ्योरम, थेल्स का विलोम, और पाइथागोरस का विलोम, जितने भी थ्योरम है सभी थ्योरम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में हम इस थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं, सिद्ध करने वाले हैं। मतलब क्या, भुजा, साइड साइड साइड, यानी भुजा 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 की समरूपता। यानी कि यहाँ पर दिया गया है कि यदि, इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी एक त्रिभुज के भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के भुजा के अनुपातिक हो, अनुपातिक मान हो, तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं एवं त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे सिद्ध करना है। यानी यहाँ पर दिया गया है कि एक त्रिभुज की दो भुजा, ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा के अनुपातिक हो, तो वह उसके संगत कोण बराबर होते हैं एवं त्रिभुज जो है समरूप होते हैं। तो समरूपता का नियम यह है कि किसी भी त्रिभुज के, एक त्रिभुज के 3 कोण दूसरे त्रिभुज के 3 कोण के बराबर हो, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। अब 3 कोण, एक त्रिभुज के 3 कोण, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं इसे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ, तो इस त्रिभुज का 3 कोण, यानी कि कोण ए बराबर कोण डी का, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ, यदि तीनों कोण बराबर हो तो हम कहेंगे कि त्रिभुज समरूप है। और जब त्रिभुज समरूप होगा तो इसकी जो संगत भुजा है वह समानुपाती हो जाएगी। यानी कि ए बी बटा में डी ई और ए सी बटा में डी एफ और बी सी बटा में ई एफ समानुपाती हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये तो हमारा थ्योरम है। अब इसी को हम लोग को सिद्ध करना है कि यह कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि एक त्रिभुज का कोई 3 भाग दूसरे त्रिभुज के 3 भाग के बराबर हो, तो ये त्रिभुज जो है समरूप होते हैं, ठीक है ना। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है अभी तक, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पर प्रूव करेंगे, इसी का सहायता लेकर, ठीक है। तो आइए हम अपने चलते हैं क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन है कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण, यानी सबसे पहले तो हमें 2 त्रिभुजों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम 2 त्रिभुज बना लेंगे। एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं एक और डी ई एफ, डी ई एफ, 2 त्रिभुज बना लिए। अब परिमेय में आपका कुछ स्टेप होता है, साधारण प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा, ये स्टेप बना दिया गया ताकि आपको इस कोई मतलब इसका कोई अर्थ नहीं निकला। इसका अर्थ यह हुआ कि ये स्टेप आपको समरूपता को या परिमेय को सिद्ध करने में हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लिखे हैं साधारण प्रतिज्ञा। एक हुआ साधारण प्रतिज्ञा में आपको जो भी क्वेश्चन सिद्ध करने को दिया गया हो, उसी क्वेश्चन को आपको वहाँ पर लिख देना है, वो आपका साधारण प्रतिज्ञा हो जाता है, ठीक है। वहाँ से आपको सिद्ध करना है कि हटा देना है, बस बाकी सारे क्वेश्चन को लिख देना है, आपका साधारण प्रतिज्ञा कंप्लीट। उसके बाद हम लोग लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखा जाता है, तो जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का गणितीय रूप को हम मान लेंगे तो हमारा हो जाएगा विशेष प्रतिज्ञा, ठीक है। तब माना ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में प्रश्न कर रहा है कि संगत भुजा जो है क्या है, अनुपातिक है। संगत भुजा क्या है, अनुपातिक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बटा में डी ई बराबर बी सी बटा में ई एफ
बराबर AC बटा में DF हो जाएगा ना। यानी संगत भुजा जो है समानुपाती आपका प्रश्न में दे दिया गया है, ये आपका प्रश्न में दे दिया गया, प्रश्न में पहले से है, ठीक है ना। अब सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज AB से समरूप होंगे त्रिभुज DEF के, ठीक है। त्रिभुज ABC समरूप होंगे किसके, त्रिभुज DEF के समरूप होंगे, ये सिद्ध करना है हमें, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रचना करेंगे इसमें, ठीक है ना। कुछ रचना कर लेते हैं ताकि हमें आसानी से सिद्ध हो जाए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम करने की पूरे क्वेश्चन में क्या करेंगे तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। मतलब यहाँ पर संगत भुजा जो है समानुपाती दिया गया है पहले से। यदि हम कोण A को बराबर करते हैं कोण D से, कोण B को कोण E से और कोण C को कोण F से, यानी एक त्रिभुज के 3 कोण को यदि हम दूसरे त्रिभुज के 3 कोण के बराबर कर देते हैं तो हमारा यह सिद्ध हो जाएगा कि यह दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ठीक है। तो हम रचना कर लेते हैं। रचना में क्या करेंगे कि यहाँ पर हम त्रिभुज ABC के भुजा B पर हम क्या करते हैं रचना में कि त्रिभुज ABC के भुजा B पर एक M बिंदु लेते हैं और उसे BC के समानांतर खींच देते हैं, ठीक है ना। रचना का भाग खुद से करना होता है। तो हमारा टारगेट क्या है, इसको दोनों को समरूप सिद्ध करने के लिए तो हम यहाँ पर ऐसा करने वाले हैं कि यहाँ पर इसको हम लेंगे MN किसके समानांतर, BC के समानांतर, और MN लेने के बाद ये समानांतर है दोनों आपस में, तो समानांतर तो यहाँ पर थेल्स परिमेय लगेगा। थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं शॉर्ट में कि समानांतर है तो थेल्स परिमेय लगेगा, मतलब थेल्स परिमेय लगेगा तो संगत भुजा समानुपाती हो जाएगा। और यहाँ पर जब संगत भुजा समानुपाती होगा तो इसको हम समीकरण 1 बनाकर रखेंगे, और यहाँ भी संगत भुजा समानुपाती है तो दोनों के अनुपातिक मान को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर एक सिद्ध हो जाएगा कि M बराबर है किसके, D के। जब M बराबर D के है तो इसके संगत कोण भी, जब भुजा बराबर है तो भुजा के संगत कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कोण BM बराबर हो जाएगा कोण E के और कोण A बराबर हो जाएगा कोण D के, ठीक है। दूसरा केस में हम एक बार क्या करेंगे कि इस वाले कोण और इस वाले कोण को संगत कोण से बराबर कर देंगे, ठीक है। संगत कोण बराबर है, संगत कोण से एक बार चलेंगे और संगत कोण से लेकर, ध्यान दीजिएगा, संगत कोण से लेकर हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को, ये दोनों कोण के बराबर कर देंगे और तीसरा कोण कॉमन हो जाएगा। तो दोनों त्रिभुज में एक त्रिभुज का 3 कोण दूसरे त्रिभुज के 3 कोण के बराबर, मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो इसका भी संगत भुजा समानुपाती हो जाएगा। यहाँ पर ये MN बराबर है किसके, MN समानांतर है BC के, तो थेल्स पर में एक ही बार नहीं यूज होगा। अब यदि यहाँ से कोई समानांतर रेखा रहता तो थेल्स पर में फिर से एक बार यूज होता, लेकिन नहीं है, तो दूसरे बार थेल्स पर में अनुपातिक मान के लिए हम संगत कोण की सहारा लेंगे। क्वेश्चन में देखेंगे तो समझ में आएगा। तो रचना हम कर लेते हैं। त्रिभुज ABC के भुजा, त्रिभुज ABC के भुजा AB के बिंदु M से MN BC के समानांतर लिया गया है तथा M बराबर होगा किसके, D के। इसे भी रचना में हम मान लिए हैं, रचना का एक भाग इसे मान लिया है कि M बराबर है किसके, D के, ठीक है। हो गया यहाँ तक कंप्लीट। और थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन चाहे तो हम बढ़ा सकते हैं कि N जो AC के बिंदु N पर मिल रहा है, ठीक है बा, लेकिन नहीं बढ़ाएंगे, हो गया यहीं पर, हो गया रचना हमारा। अगला स्टेप में क्या देंगे, प्रमाण। प्रमाण में ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रमाण में सबसे पहले क्या दिया गया है, MN समानांतर है BC के। MN किसके समानांतर है, BC के। MN समानांतर है BC के, MN समानांतर है BC के, किससे, रचना से, रचना से। अब कारण पूछेगा तब बताएंगे कि रचना से समानांतर है। जब MN समानांतर है BC के, MN समानांतर है BC के, तो ये वाला MN समानांतर है BC के, तो संगत भुजा समानुपाती हो जाएगा किससे, थेल्स परिमेय से। तो यहाँ पर लगाएंगे हम थेल्स परिमेय से, किससे, थेल्स परिमेय से। हम थेल्स परिमेय से चलेंगे तो AB पहले त्रिभुज का, यहाँ पर देखो 2 त्रिभुज बना है ना, एक त्रिभुज हमारा
ए एम एन और दूसरा त्रिभुज है ए बी सी, दो त्रिभुज है। तो एक त्रिभुज ए एम एन और ए बी सी, दो त्रिभुज हुआ। तो इसका हमारा हो जाएगा जब समानुपाती होगा तो ये ए बी और ये ए एम, तो यहाँ पर होगा थेल्स प्रमेय से ए बी बाटा में ए एम, किसका? थेल्स प्रमेय का बिगड़ा हुआ रूप, यानी कि ए बी बाटा में ए एम, ठीक है, बराबर ए सी बाटा में ए एन, ए सी बाटा में ए एन। आया समझ में? थेल्स प्रमेय क्या कहता है? थेल्स प्रमेय है क्या? तो थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा तीसरी भुजा के समानांतर हो, या एक भुजा, कोई भी एक भुजा आपस में एक भुजा के समानांतर हो, तो उसके अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होते हैं, यही थेल्स प्रमेय है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एम एन समानांतर है किसके? बीसी के, एम एन समानांतर है बीसी के, तो संगत भुजा जो है समानुपाती होगा, यानी कि ए बी बाटा में ए एम बराबर हो जाएगा ए सी बाटा में ए एन के, हो गया अनुपातिक मान। तो ये थेल्स प्रमेय हमारा हो गया। और यहाँ पर दिया गया है हमारा, देखो यहाँ पर, यहाँ क्या है? रचना से ए एम बराबर है किसके? ए एम बराबर है डी के। यहाँ रचना से ए एम बराबर है किसके? डी के। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? ए एम का मान जो है डी ई से कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए बी बाटा में डी ई बराबर ए सी बाटा में ए एन हो जाएगा। ए बी बाटा में डी बराबर हो जाएगा ए सी बाटा में ए एन के। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। आ समझ में? यहाँ तक समझ में आ गया कि ए बी बाटा में डी बराबर हो जाएगा ए सी बाटा में ए एन के। लेकिन प्रश्न में समीकरण 1 में दिया गया है कि ए बी बाटा में डी का मान जो है किसके बराबर है? बी सी बाटा ई एफ के बराबर है और ए सी बाटा डी एफ के बराबर है। दिया गया है ना कि ए बी बटा डी का जो मान है वह बी सी बटा ई एफ के बराबर है और ए सी बटा डी एफ के बराबर है, दो कंडीशन में बराबर है। तो यहाँ पर है क्या? ए बी बटा डी के मान ए सी है ना कॉमन, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ए सी वाले मान को ले लेंगे। कौन सा? ए सी वाले मान को ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से या समीकरण 1 से, प्रश्न से लिखेंगे या समीकरण 1 से। ए बी बटा में डी का मान, ए बी बाटा में डी का मान हो जाएगा ए सी बाटा में डी एफ के बराबर, ठीक है। तो यह हमारा बन गया समीकरण नंबर 3। अब दोनों समीकरण में ए बी बाटा में डी का मान है ए सी बाटा ए एन, ए बी बाटा में डी का मान है ए सी बाटा में डी एफ, दोनों समीकरण में है ना। दोनों समीकरण में ए बी किसका मान है? ए बी बटा डी का मान दिया गया है। तो दोनों समीकरण के ए बी बटा डी का मानों का तुलना कर देंगे। तो तुलना करने से दोनों मान क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हमारा हो गया ए बी बटा में डी का मान और ए बी बटा में डी का मान ए सी बटा में ए एन और ए बी बटा में डी का मान है ए सी बटा में डी एफ, दो मान है यहाँ पर। अब दोनों समीकरण का क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे। यहाँ देखना रचना में ना हम लोग ए बी का मान जो ए बी है डी से बड़ा लिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको हम मेंशन कर देते हैं कि ए बी जो है ए बी बड़ा लिया गया है किससे? डी से, ठीक है ना। माना, इसको मान लिए है कि माना ए बी बड़ा है डी से, ठीक है ना। ये भी इसी के एम बराबर डी, ये भी यहाँ पर माना गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं माना, ठीक है। यहाँ पर ए बी का जो मान है त्रिभुज एबीसी में ए बी जो है हम क्या लिए हैं? डी से बड़ा लिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको मेंशन कर दिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कि ए बी बटा में डी है का मान ए सी बटा में एन, ए बी बटा में डी है ए सी बटा में डी है। तो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 का तुलना करेंगे। समीकरण 1 और 3 2 है, 2 और 3 से, ठीक है। तो ए सी बटा में एन बराबर हो जाएगा ए सी बटा में डी एफ के, ठीक है ना। यहाँ पर नया मान क्या मिला हमारा? ए सी बटा में एन, ए सी बटा में एन बराबर हो गया ए सी बटा में डी एफ के, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टी कर देते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टी करेंगे यहाँ पर हमारा मान जो है कैसे मिलेगा? ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ए सी गुणे डी एफ बराबर ए सी गुणे ए एन, ठीक है। तो ए सी से ए सी कटेगा तो डी एफ बराबर ए एन। चलिए, एक भुजा तो हम माने हैं ए एम बराबर डी और दूसरा भुजा हमारे यहाँ पर सिद्ध हुआ कि डी एफ बराबर है किसके?
ए एन के, ठीक है। यानी दो भुजा बराबर कर दिए हैं तो दोनों भुजा के संगत कोण आपस में जो है अभी बराबर हो गए यहाँ, ठीक है। आगे समझ में। अब हम क्या करेंगे कि यदि इस त्रिभुज का एम बराबर डी है और एन बराबर हो गया है डी एफ के, ठीक है, और ये वाला जो एम एन है इसको हम यदि बराबर सिद्ध कर दिए ई एफ के तो काम हो गया, ठीक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज में त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, यहाँ से आपका ये अलग हो गया, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम एन, हमारा यहाँ पर टारगेट क्या है इसका, तो यहाँ पर दो भुजा बराबर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो कि त्रिभुज ए बी सी पूरा त्रिभुज, ठीक है ना, और उसके बाद इसमें जो छोटा वाला त्रिभुज दूसरा वाला त्रिभुज, ये दोनों को बराबर सिद्ध करने के लिए एम एन बराबर ई एफ बराबर सिद्ध करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन था एम एन समानांतर बी सी, तो उस ऑप्शन को हम यहाँ पर यूज कर लिए हैं, एम एन समानांतर बी सी यूज कर लिए हैं। यहाँ पर एम एन समानांतर बी सी थेल्स पर में लग चुका है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि हम इसको फिर से कोई एम एन को ई एफ के बराबर सिद्ध करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, संगत कोण की सहायता लेंगे। किसका, संगत कोण। तो संगत कोण यानी त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए एम एन में चलेंगे, और ये जो कोण है एक ही तरफ के एक ही ओर बना कोण किस कोण से, संगत कोण से बराबर हो जाता है। एक ही तरफ के एक ही ओर बना कोण संगत कोण से बराबर होता है। तो यहाँ पर कोण एम जो है संगत कोण बी के बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर हो जाएगा संगत कोण एम के, ठीक है, और कोण एन बराबर हो जाएगा संगत कोण सी के, ठीक है। कोण बी बराबर कोण एम के, और कोण यहाँ पर सी लिख देते हैं, कोण सी बराबर हो जाएगा कोण एन के, ठीक है ना। ये संगत कोण से दोनों बराबर, इधर वाला भी संगत कोण से बराबर, ठीक है। और ऊपर कोण ए की बात किया जाए तो ए त्रिभुज ए एम एन में भी है और त्रिभुज ए बी सी में भी है, दोनों त्रिभुज में, ठीक है। तो मतलब ये दोनों त्रिभुज में है तो उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया। तो हम लिखेंगे इसको, क्योंकि दोनों त्रिभुज में ए है तो ए बराबर ए नहीं लिख सकते, इसको लिखेंगे कोण एम ए एन बराबर कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, बीच वाले की प्रधानता दिया जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया किससे, तो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है मतलब दोनों में कॉमन है। आ रहा समझ में ना, दोनों में कॉमन है। तो अब एक त्रिभुज का तीन कोण दूसरे त्रिभुज के तीन कोण के बराबर हो गए। तो जब एक त्रिभुज का तीन कोण दूसरे त्रिभुज के तीन कोण के बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है। और जब दोनों त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी संगत भुजा समानुपाती होती है। यही नियम है समरूपता का, कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो उसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि त्रिभुज किससे, तो ए से क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए एम एन के। आज समझ में, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए एम एन के। और जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजा समानुपाती होगी। यानी कि यहाँ पर समरूपता का नियम लगेगा, समरूपता से एम ए बी बाटा में एम, ए बी बाटा में एम, बड़ा वाला त्रिभुज के भुजा ए बी और छोटा वाला त्रिभुज के भुजा एम। तो ए बी बाटा में एम बराबर हो जाएगा किसके, बी सी बाटा में एम एन, अब बराबर हो जाएगा ए सी बाटा में एन, ए सी बाटा में एन। चूंकि ये वाला तो लेंगे नहीं, कोई दो इसमें दो बराबर, जिसमें बी सी जो है जरूर रहना चाहिए, बी सी बटा में बी एन, क्योंकि इसी को तो एम एन को तो ही तो सिद्ध करना है कि एम एन बराबर होगा किसके, ई एफ के, एम एन बराबर होगा ई एफ के, इसको सिद्ध करना है। तो ये वाला आपका जरूर रहना चाहिए, बाकी दोनों में से कोई एक को हम ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए बी बटा में एम और बी सी बटा में एम एन को लेंगे, इसको यहाँ पर जरूरत नहीं है तो इसलिए इसको यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। अर्थात यहाँ रचना से हम देखेंगे कि रचना में एम बराबर है किसके, डी के,
ठीक है। तो चूंकि हम यहाँ पर इसको लेने के पीछे का हमारा रीजन यही है कि रचना में हम माने हैं AM बराबर D। यदि ये वाला लेते हैं तो यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ता हमारा दूसरा जो समीकरण रिएक्शन मिला है DF बराबर AN, इसको इस्तेमाल करना पड़ता। ठीक है, तो कोई भी हम ले सकते, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो AB बटा में यहाँ पर चूंकि दिया गया है कि AM का मान जो है, AM का मान किसके बराबर है? D के बराबर। M का मान किसके बराबर है? D के बराबर है। तो M बराबर D दिया गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि AB बटा में M के जगह पर क्या रखेंगे? D रखेंगे, M के स्थान पर D रखेंगे। तो AB बटा में D बराबर हो जाएगा किसके? BC बटा में MN के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? यहाँ पर यह हमारा बन गया समीकरण नंबर कितना हुआ है? 3 हुआ है ना, इसको हम 4 मान लेते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर AB बटा में D का मान BC बटा में MN के बराबर है, और यही AB बटा में D के मान बराबर है BC बटा में EF के बराबर है। ठीक है, BC बटा में EF के बराबर है। तो यहाँ पर हम रखेंगे कि AB बटा में DE कहाँ से? तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से AB बटा में D का जो मान है BC बटा में EF के बराबर है, BC बटा में EF के बराबर है। ठीक है, प्रश्न से, या यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, दोनों में से कोई। तो यह आपका बन गया क्या? समीकरण नंबर 5। अब फिर से यहाँ पर हमारा एक और रिएक्शन मिल गया, रिलेशन मिल गया दोनों में कि AB बटा में D का मान BC बटा में MN, AB बटा में D का मान BC बटा में EF। और यहाँ पर 4 और 5 की तुलना कर देंगे तो यहाँ पर हमारा मिल जाएगा MN बराबर EF। लिखेंगे समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 और 5 से तुलना कर दिए तो हो गया हमारा AB बटा में यहाँ पर बनेगा हमारा BC बटा में MN बराबर हो जाएगा BC बटा में EF के। ठीक है, और यहाँ पर क्रॉस मल्टी करेंगे तो क्रॉस मल्टी करने के बाद जो BC है क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, यानी बचेगा हमारा MN बराबर EF। सिमिलरली सेम है, यहाँ पर जैसे किए हैं वैसे यहाँ पर करेंगे तो बचेगा हमारा नया मान MN बराबर किसके? EF के। ठीक है, अब देखो एक त्रिभुज की 3 भुजा, एक भुजा यहाँ पर, एक भुजा यहाँ पर और एक भुजा यहाँ पर। तो एक त्रिभुज की 3 भुजा दूसरे त्रिभुज के 3 भुजा के बराबर हो गए। भुजा अनुपातिक मान नहीं, भुजा बराबर हुआ है, अनुपातिक मान नहीं, भुजा बराबर हुआ है। जब एक त्रिभुज की 3 भुजा दूसरे त्रिभुज के 3 भुजा के बराबर होगी तो क्या हो जाएगा? संगत कोण भुजा बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग साम हो जाएंगे, समरूप नहीं, सर्वांग साम। सर्वांग साम के मतलब एक त्रिभुज के ऊपर दूसरा त्रिभुज, सर्वांग साम के मतलब एक त्रिभुज के ऊपर दूसरा त्रिभुज, मतलब पूर्णतः वर्ग जिसमें भुजा भी बराबर हो और कोण भी बराबर हो। समरूप में दोनों का एंगल बराबर होता है और दोनों की संगत भुजा अनुपातिक होती है। भुजा का मान बराबर नहीं होता, उसका अनुपात बराबर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कि कौन कौन से त्रिभुज में है। तो यहाँ पर M है, D है, तो मतलब AMN DEF। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा और जाएगा, लिखेंगे हम लोग कि त्रिभुज AMN तथा त्रिभुज DEF में, AMN तथा त्रिभुज DEF में इसको बराबर फलन से सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा में AM बराबर है D के, AM बराबर है D के, कहाँ से बराबर है? रचना से बराबर है। ठीक है ना। दूसरा है DF बराबर है AN के, DF बराबर है किसके? AN के, या इसको भी लिख सकते हैं कि AN बराबर DF। ठीक है ना। तीसरा यहाँ पर तीसरा MN बराबर है किसके? EF के। तीसरा आएगा MN बराबर है EF के। ठीक है, तो यानी कि इस वाले त्रिभुज के तीनों भुजा इस वाले त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो गए। ठीक है, तो जब तीनों भुजा के बराबर है तो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप, सर्वांग सम हो जाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं इसलिए त्रिभुज AMN सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज DEF के। सर्वांग सम हो गए। अब दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे? जब उसके संगत भुजा अनुपातिक हो, समानुपाती हो। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज समरूप है अर्थात हम कह सकते हैं कि उसके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमारा लिखेंगे कि समरूपता सर्वांग समता से, सर्वांग समता से क्या हो जाएगा? कोण A बराबर किसके?
कोण डी के, इस वाले त्रिभुज के कोण ए बराबर होगा किसके, कोण डी के, और कोण एम बराबर, कोण ये वाला कोण एम बराबर हो जाएगा किसके, कोण ई के, ठीक है, और कोण एन बराबर हो जाएगा कोण सी के, सॉरी एफ के, इस वाले त्रिभुज में क्या है, एफ है, तो कोण एफ के, ठीक है। मतलब हम सिद्ध क्या किए कि कोण ए बराबर कोण डी, कोण एम बराबर कोण ई, कोण एन बराबर कोण एफ, ठीक है ना, तीनों कोण बराबर हो गए। तो हमें क्या सिद्ध करना था कि उसके संगत कोण बराबर होते हैं, तो किसके, तो दोनों त्रिभुज के, मतलब सिद्ध करना था हमें कि ए बराबर डी, अब बी बराबर ई, और सी बराबर एफ सिद्ध करना था। जब ये तीनों कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। लेकिन हमारा यहाँ तो आया कि ए बराबर डी, एम बराबर ई और एन बराबर एफ, ठीक है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे तो देखेंगे हम लोग कि बी का कोण बराबर है किसके, एम के, और सी का कोण बराबर है किसके, एन के, ठीक है ना। तो यहाँ से हम ले लेते हैं, चूंकि कोण बी का मान बराबर है कोण एम के, कोण बी का मान किसके बराबर है, कोण एम के, और कोण सी का मान बराबर है कोण एन के, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि कोण एम के मान के स्थान पर कोण बी का मान हम रख देंगे, यानी कोण एम का मान मेंशन कर देंगे किसे, कोण बी के मान से, और कोण एन के स्थान पर रख देंगे कोण सी। क्योंकि आपस में जब बराबर है तो किसी के भी स्थान पर, कोई भी बी के स्थान पर एम रखा जा सकता है, एम के स्थान पर बी रखा जा सकता है। तो हम यहाँ पर जो जिसकी जरूरत होगी उसी को हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पर हम रखेंगे कि कोण ए बराबर कोण डी, ये तो रहेगा, कोण एम के स्थान पर क्या रखेंगे, कोण बी, यानी कोण बी बराबर कोण ई, ठीक है। एन के स्थान पर रख देंगे सी, तो कोण सी बराबर कोण एफ, ठीक है। मतलब क्या, इस त्रिभुज के तीन कोण इस वाले त्रिभुज के तीन कोण के बराबर हो गए। तो इस त्रिभुज के तीन कोण दूसरे त्रिभुज के तीन कोण के जब बराबर है, मतलब क्या, समरूप हो गया सिद्ध कि एक त्रिभुज के तीन कोण दूसरे त्रिभुज के तीन कोण के बराबर हैं। तो इसलिए त्रिभुज ए बी से समरूप हो जाएंगे त्रिभुज डी ई एफ को। यही तो सिद्ध करना था। पर में जब सिद्ध हो जाता है तो अंत में हम लिखते हैं साध्य उपपन्न, या हिंदी में लिखेंगे सिद्ध हो गया लिखेंगे, ठीक है ना, उपपन्न हो गया। तो इस तरह हम इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसे देख लीजिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ध्यान पूर्वक इसको एक दो बार बनाइएगा। और फिर भी कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों का इंतजार कर रहा है, वहाँ पर इसके बारे में कुछ कमेंट मेंशन कीजिएगा ताकि जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो फिर से समझाया जा सके, ठीक है ना। क्योंकि अभी इसमें आपका एस 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 परिमेय हुआ है, अभी इसमें परिमेय दो परिमेय हो गया, एक तीन परिमेय हो गया, एक चार परिमेय हो गया, ठीक है ना। सर्वांग समरूपता के दो परिमेय हो गए, परिमेय तीन ए की सर्वांग समरूपता, और ये आपका हो गया एस की समरूपता, ठीक है ना, दो परिमेय हो गया। और इसमें अभी एक परिमेय 5 है एस की समरूपता, और एक और परिमेय है जिसमें डबल ए कोण, जिसका उप परिमेय हम कहते हैं, परिमेय 3 का उप परिमेय है वो। तो इन सब परिमेय को हम धीरे धीरे करके सिद्ध कर लेंगे। बस आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, और इस वाले को एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। मिलते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, घंटा टिपिया लोग।